हेलो बच्चा पार्टी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो को 480 पिक्सल पे चलाएं और हॉरिजॉन्टल मोशन में फ़ोन को रखना है आपको, ताकि पूरा वीडियो पे आपको ये वीडियो दिखाई दे। इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो आपका फोर्थ पार्ट है। इससे पहले आप क्या क्या सीख चुके हैं मैं बता देता हूँ। फॉर्मूले ऑफ फोर्स जो आपको याद होने चाहिए, डी पी अपॉन डी टी, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम ए मास इनटू एक्सीलरेशन। और रिसेंटली हमने इम्पल्स इम्पल्स मतलब जे वाला फार्मूला सीखा था, जो क्या था, एफ टी। यहाँ से एफ टी था ये, ठीक है। तो उसे चेंज ऑफ मोमेंटम भी आप कह सकते हैं। किसको? इम्पल्स को। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाया जाता है, ये मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाया जाता है। तो ये फोर्सेज हैं, ये फॉर्मूलेज हैं हमने जो सीखे हुए हैं। इसके बाद हमने एक रेस्टोरिंग फोर्स का भी सीख रखा था, के एक्स माइनस के एक्स, ठीक है। उसे अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो बात अलग है। और न्यूटन के 3 लॉस हमने पढ़े हुए हैं। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चंस को लेके। तो आज के क्वेश्चन बेसिकली इसी बात पे डिपेंड है, दैट डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ इन टू डी टी, ठीक है। और जिसे आप शॉर्ट में दो वर्ड ना कह के इम्पल्स कह सकते हैं। तो इस डी पी को कैसे लिख सकते हैं? एम वी माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल जे। तो ये फॉर्मूला आपको याद है। दूसरा आपको एक याद होना चाहिए कि अगर एफ और टी का ग्राफ हो और कैसी भी लाइन हो, तो उसके अंदर वाला एरिया क्या देगा आपको? जे देगा। जे मतलब इम्पल्स देगा। और जैसे कि ये एरिया अभी किस शेप में है? ट्रेपीजियम में। तो ट्रेपीजियम का एरिया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विल गिव यू इम्पल्स। इज इट क्लियर? तो हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को, यूनिट वगैरह दिखा रखी है। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैट्समैन है, वो बॉल को हिट कर रहा है स्ट्रेट में डायरेक्शन में, जो कि बॉलर के पास जा रही है विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड। मतलब जो भी स्पीड इनिशियल थी, जैसे मान लो 12 किलोमीटर पर आवर थी, तो 12 किलोमीटर पर आवर में उसे वापसी रिटर्न कर रहा है। उसका जो बॉल का मास है वो है 0.1 kg। अब डिटरमाइन कीजिए इम्पल्स को, ठीक है। अब इम्पल्स को याद करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूले होने चाहिए, जे इज इक्वल टू एफ इन टू टी, पहला फॉर्मूला। फिर एक चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी, जिसे एम वी माइनस यू से भी आप कर सकते हैं। अब इन सभी फॉर्मूलेज को आप देखते हैं तो आपको कौन, देखिए एफ नहीं है, टी नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन को देखने पे एम है, यू है और वी है, ठीक है। बट वी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि देखिए ये बातें तो आपको समझने की आनी चाहिए। तो आप इन दोनों फार्मूले के बारे में नहीं सोच सकते, लास्ट वाले फार्मूले को जे के इक्वल रख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशंस है। तो देखिए अगर बॉलर यहाँ से बॉल फेंकता है और बॉलर बैट्समैन के पास बॉल जाती है, तो ये इनिशियल स्पीड वेलोसिटी है जो है 12। बॉलर हिट करता है सेम 12 में, तो इसका मतलब अब 12 इधर की तरफ होगा। तो पहले वेलोसिटी अगर ये पॉजिटिव थी पहली वाली, तो ये वाली कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो वो उसने किया हुआ है नीचे, यू 12 पॉजिटिव माना गया है, वी 12 नेगेटिव माना गया है। इज इट क्लियर? इम्पल्स का फॉर्मूला ये वाला उठा लिया उसने, डी पी एम वी माइनस यू इजकल टू जे। तो इम्पल्स की यूनिट वगैरह सब कुछ सेम होता है, ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर आ गया आपका। और साथ के साथ बता दिया, नेगेटिव साइन है वो इंडिकेशन दे रहा है इम्पल्स का, जो कि इस बार बैट्समैन से बॉलर की तरफ है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है एक क्रिकेटर है जिसके पास 150 की ग्राम की बॉल है, जो इस वेलोसिटी से चलती है, ठीक है। ब्रॉड टू रेस्ट बाय द प्लेयर, मतलब उसे रेस्ट में लेकर आना, मतलब रोकना है। तो इसका मतलब एम है, ब्रॉड टू रेस्ट का मतलब यू भी यू दे ही रखा है, ब्रॉड टू रेस्ट का मतलब वी जीरो है। ब्रॉड टू रेस्ट मतलब एक हिंट है आपके लिए, जिसमें रेस्ट में अगर कोई चीज़ आ गई है तो वी जीरो है, अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था तो यू जीरो था। एक हिंट होती है आप लोगों के पास। तो इस हिंट को समझते हुए हमने एम लिख लिया, वी लिख लिया, यू भी लिख लिया, और टाइम दे रखा है ये, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द इम्पल्स। इम्पल्स के लिए फिर आपके दिमाग में फॉर्मूले आएंगे, जैसे फोर्स इंटू टाइम, डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, एम वी माइनस यू, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो कौन सा वाला चूज़ करेंगे? तो देखते हैं, हमारे पास एम है, यू है, वी है, तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एम वी माइनस यू। तो इम्पल्स हमने निकाल दिया जो माइनस का आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स और उसको चाहिए, जब हमारे पास इम्पल्स आ चुका है, अगर इम्पल्स को दोबारा से टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू टाइम। तो टाइम को फोर्स इम्पल्स से डिवाइड कर दो तो फोर्स आ जाएगा। तो उसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने एवरेज फोर्स भी निकाला है, जो नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है कि रिटार्डिंग फोर्स होगा, मतलब
एक एक्सेलरेटिंग फोर्स होता है जो स्पीड को बढ़ाता है, एक घटाने वाले फोर्सेस हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ, इसलिए v जीरो हो गया था। इज इट क्लियर? तो बॉल हाथ में ली और उससे इस रिटार्डिंग फोर्स से डिक्रीज किया गया, तभी वो जाके जीरो हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कह रहा है एक बॉल है रबड़ की जो 50 ग्राम की, उसे फॉल किया गया एक हाइट से, जैसे कि 1 मीटर की हाइट थी। वो रीबाउंड हुई, मतलब रीबाउंड मतलब दोबारा से बाउंस लिया उसने और एक हाइट अचीव कर ली ये वाली। ओके, फाइंड द इम्पल्स। तो इम्पल्स जे निकालने के कितने तरीके, डी पी एफ इंटू टी, ठीक है, और एम वी माइनस यू, ठीक है। अब इस वाले में कौन सा हम यूज़ करें, ये हमारी, तो पहला हमारे पहले गिवन क्वांटिटी को पहचान लेते हैं। गिवन क्वांटिटी में क्या क्या है, देखिए यहाँ एक एस है 1 मीटर और यहाँ एक S2 है 50 मीटर, ठीक है। एक U1 है जीरो, जो इनिशियली ड्रॉप किया गया था, तो यू जीरो हुआ होगा। V जो फाइन कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। और साथ के साथ इसमें देखिए जो यू टू होगा, मतलब इनिशियली होगा दूसरे वाले का, वो ये वाला फाइनल होगा, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एंड होगा, ये स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एक V2 होगा जो कम्स टू रेस्ट में आ जाएगा, स्टॉप होगा ऊपर आके, फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो V2 जीरो है। हमारे पास U1 है, V2 है, V1 जो होगा हमारा U2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे पास है। अब इम्पल्स के फॉर्मूले क्या क्या है, देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, इम्पल्स। तो इम्पल्स के फॉर्मूले फोर्स इनटू टाइम, तो ना तो फोर्स है ना टाइम है, तो ये वाला तो नहीं लग सकता। एक है डी पी क्या है, आपका चेंज ऑफ मोमेंटम। एक फॉर्मूला एम वी माइनस यू, ठीक है। ना तो प्रॉपर वी है, वी भी दो तरीके के हैं, यू भी दो तरीके के हैं, एम चलो एक तरीके का है, तो ना ही ये प्रॉपर तरीके से लग सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। या फिर मैं ये कहूँ, ऐसा कहिए ना, चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल दीजिए। चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम तो इस वाले की होगी, नीचे वाले एक छोटे की, और इनिशियल मोमेंटम किस वाले की होगी, ऊपर वाले की। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप ऐसे कर सकते हैं, डी पी इजकल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में जो फॉर्मूला होगा एम टू, तो एम ही हो जाएगा, क्योंकि एम तो दोनों में सेम ही रहना है इनिशियल फाइनल में। V2 माइनस आपका U2 माइनस M1 मतलब सेम ही रहेगा, V1 माइनस U1। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपका बना सकते हैं आप। इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, M V2 माइनस U1 सॉरी U2 माइनस M V1 माइनस U1, ठीक है। अब M को दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, V2 माइनस U2, U1 की, तो U2 जो है वो V1 होगा, तो V2 माइनस आपका ये वैल्यू आ जाएगा V1, ठीक है। ओके, ओके जी। और इसका जो डायरेक्शन होगा, जो इनिशियली वो दूसरे की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो ये माइनस में आपका आ जाएगा। और साथ के साथ जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जैसे V2 जीरो होगा, V1 आपका आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब U2 को V1 लिख सकता हूँ मैं, साथ के साथ माइनस V1 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, V1, और U1 जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों सम होकर 2 हो जाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा 2MV1। इज इट क्लियर? अब MV1 को निकालना आपका टारगेट होगा कि V1 क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर V1 को आप निकाल देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को कैसे करा किया गया है इसमें। तो इसने देखिए, इसने दूसरे तरीके से किया हुआ है। पहले S को लिया, S से क्या निकाला, V1 निकाला। V1 का फॉर्मूला V² माइनस U के थर्ड इक्वेशन को लेते हुए कि U इनिशियली जीरो है फर्स्ट वाले केस का, यहाँ का U ये जीरो है, तो इसने जीरो रख दिया। A से पता 9.8 है, S से पता 1 है, तो V इसके पास आ गया कैलकुलेशन करके ये वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे ही इसने सेकंड इक्वेशन में, मतलब इस वाले ग्राफ में लगाया, जो U2 था वो कितना हो जाएगा V1, और V2 कितना हो जाएगा जीरो, और जो S है उसके पास है, G जो है उसके पास आ गया माइनस का। क्यों? क्योंकि इस बार बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, और G कहाँ होता है, नीचे की तरफ, तो इससे G क्या बनता है, नेगेटिव। हाँ, अगर बॉल भी नीचे आ रही थी और ये सब कुछ नीचे था, तो G क्या बनता था, पॉजिटिव, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेगेटिव क्लियर है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर सॉरी वहाँ ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ओके, अब V जो 2 है वो जीरो रहेगा, जैसे सभी को पता है। तो V1 डैश इज U1 डैश इजकल टू 2AS। तो यहाँ से U डैश कहा है इसने, हम U2 कह रहे थे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैलकुलेशन करके आपका
कितना वैल्यू आता है 9.8, ठीक है। अब इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इम्पल्स का फॉर्मूला जैसे आपने पढ़ा हुआ है, चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डी पी इजकल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल माइनस इनिशियल बनाएंगे तो आप क्या बनेगा, तो ये फाइनली इनिशियल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बट पहला वाला मोमेंटम नीचे की तरफ है, दूसरा वाला मोमेंटम ऊपर की तरफ है, तो जो फाइनल मोमेंटम है वो नेगेटिव है, वो क्या है, नेगेटिव। और पहला वाला मोमेंटम कैसा है, पॉजिटिव, या पहले वाला नेगेटिव है या दूसरे वाला पॉजिटिव है, ये आपको डिसाइड करना है। तो जैसे आपने डिसाइड कर लिया दूसरे वाला पॉजिटिव, पहले वाला नेगेटिव है, तो ये करना तो तुम सब्ट्रैक्ट चाहोगे और ये ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। आई होप क्लियर है। तो जैसे कि इसने किया, ये फाइनल मोमेंटम में से निकल के आया, ये इनिशियल मोमेंटम में से निकल के आया, जो कि माइनस का है, वो माइनस बाहर आके क्या हो गया, प्लस कर गया है, और ये फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। अब इसमें वैल्यू जैसे ही रखी सभी की, तो यहाँ पर एक जो इम्पल्स है वैल्यू कैलकुलेट दे रहा है। इसके बाद एवरेज फोर्स का था, एवरेज फोर्स बहुत सिंपल था, बस इम्पल्स बाय टाइम ही करना था, जैसे कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कहते हैं, कह रहा है कि एक लॉन्च हो रहा रॉकेट जिसका मास ये है, उस पर फोर्स लगा रहा है इतने, ठीक है जी, उस पर 20 सेकंड के लिए लगता है, तो आपको कैलकुलेट करनी है कि वेलोसिटी क्या अचीव की होगी उसने 20 सेकंड में, ठीक है। तो इनिशियली जो वेलोसिटी होगी वो रुकी होगी तो 0 होगी, एम होगा, एफ होगा, टी होगा, तो ये चीज़ें आपके पास गिवन है। तो आपने इस बार वेलोसिटी को निकालना है, वेलोसिटी को निकालना है। तो आपको पता है क्वेश्चन मोशन से वेलोसिटी निकाली जा सकती है, बट वहाँ कोई आपको निकलते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि आपको देखिए, अगर इम्पल्स वाले फॉर्मूले को देखें तो फोर्स इंटू टी इजकल टू एम वी माइनस यू, ये वाली वैल्यूज़ मिलती है। यू तुम्हारे पास है, एम तुम्हारे पास है, टी तुम्हारे पास है, और एफ तुम्हारे पास है। तो इस वाले फॉर्मूले को लो और जे को थोड़ी देर भूल जाओ, तो ये दोनों इक्वल फॉर्मूले हैं, और इस इक्वल फॉर्मूले में से वी निकाल लो। तो इसने वही किया है, ये फॉर्मूला लिया है, ये फार्मूला लेने के बाद इसमें से वी को यहाँ पर निकालने की कोशिश की है, एफ और टी की वैल्यू डाल दी है, एम की वैल्यू डाल दी है, और साथ के साथ यू की वैल्यू डाल दी है, तो वी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो इस वाला, तो ये तो समझाना काफ़ी टफ है, बट आप समझेंगे, डोंट वरी, आपको बस देखना है क्या करना है। कह रहा है एक मशीन गन है जो फायर करती है बुलेट को 40 ग्राम की को, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो फायरिंग की है 1200 मीटर पर सेकेंड। जो पर्सन है जो होल्ड कर रहा है गन को, वो एग्जर्ट करता है एक मैक्सिमम फोर्स गन के ऊपर, कितना, 144 न्यूटन। ये न्यूटन क्या बता रहा है मुझे, एफ है, क्यों, क्योंकि एन जो है यूनिट उसकी, तो इससे मुझे पता चल रहा है एफ का सिंबल है, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आता होगा। और ऐसे ही मुझे ये 40 ग्राम, ग्राम से समझ में आ रहा है, सिंबल ऑफ एम है, 40 ग्राम है। इस ग्राम को किलोग्राम में लेके जाएंगे, किलोग्राम लाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, कि बहुत सिंपल होता है, बस आपको इसे 1000 से डिवाइड करना है, ये ऑटोमेटिकली किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपको आना चाहिए। तो एम दे रखा है, एफ दे रखा है, और वी दे रखा है, ठीक है। ओके जी, आगे कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द बुलेट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड, तो पर सेकेंड का बुलेट आपको चाहिए। एम आपके पास है, वी आपके पास है, ठीक है, और एफ आपके पास है, और इनिशियली फ्रॉम रेस्ट है, तो यू भी आपके पास है। तो इससे सीधा सीधा फॉर्मूला आ रहा है इम्पल्स का। तो एक का इम्पल्स कितना होगा, तो आप करोगे एम वी माइनस यू, तो आपका ये कैलकुलेशन देगा 48। फिर मैं कहूँगा मैथ्स में जैसे करते थे, अगर एक का इम्पल्स 48 है, तो एन का इम्पल्स कितना होगा, 48 इंटू एन, होगा नहीं होगा भाई, 48 इंटू एन, ओके। अब जो इम्पल्स है वो खुद 40, मतलब ये एन का जो इम्पल्स है वो 48 है, इज इट क्लियर, एन का इम्पल्स क्या आ गया, 48 आ गया, और इम्पल्स का खुद का फॉर्मूला कितना है, फोर्स इंटू टाइम। तो अगर इस चीज़ को देखते हुए मैं देखूं, तो एन इजकल टू कितना होगा आपका, कैलकुलेट होगा, तो वो कैलकुलेशन आएगी 3 बुलेट पर सेकेंड, इज इट क्लियर, 3 बुलेट पर सेकेंड। तो ये आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ अभी पहले पूरा इम्पल्स निकाला, उस पूरे इम्पल्स को फोर्स इंटू टाइम के इक्वल रख दिया, तो ऑटोमेटिकली एन का कैलकुलेशन आ गया, 48 इससे डिवाइड कर गया, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कहते हैं कि एक बॉल है जो मूव कर रही है, मोमेंटम, मतलब मोमेंटम दे रखा है डायरेक्ट पी बी, स्ट्राइक कर रही है एक वॉल से जिसका एंगल 45 डिग्री है, मतलब जैसे कि एक वॉल है, जैसे ये वॉल हो गई, ठीक है, एक मोमेंटम ऐसे आ रही है, इससे स्ट्राइक कर रही है, ये एंगल कितना है 45, इज इट क्लियर, और रिफ्लेक्ट कर जाती है सेम एंगल से, मतलब उतने ही एंगल से 45 से वो रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अब कैलकुलेट करना चेंज ऑफ मोमेंटम, इज इट क्लियर।
तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा डायग्राम। तो डोंट वरी अगर आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पर एक डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ये डायग्राम हमको बनाना आना चाहिए। तो कह रहा है कि एक वॉल है, ये वॉल हो गई, इस पर बॉल आके टकराई, आई टकराई और चली गई, ठीक है। तो यहाँ एक नॉर्मल क्रिएट किया गया एंगल को समझने के लिए। जैसे ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 45, तो ये वाला 45 है तो ये भी कितना होगा 45। ये क्यों बनाया सर? क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को मिलाना था, मतलब इन दोनों का रिलेशन बनाना है, आने वाले एंगल का और जाने वाले एंगल का। तो अब यहाँ देखिए दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे तरीके से समझे। 90 डिग्री का ये बाउंस कर रहे हैं। ओके, अब क्या है कि अब वेक्टर्स का क्वेश्चन आपने किया है एक वेक्टर कंपोनेंट वाले, तो वेक्टर कंपोनेंट से सॉल्व होगा। तो वेक्टर कंपोनेंट कैसे लगता है मैं बताता हूँ। अगर कोई एक वेक्टर मोमेंटम का है तो मोमेंटम का वेक्टर दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। एक कंपोनेंट को वाई एक्सिस पे दिखाया जाएगा या वर्टिकल एक्सिस कह सकते हैं आप, और एक मोमेंटम को आप हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके साथ एक थीटा बनाएगा। अगर ये थीटा सामने ये है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो मतलब ये पी वाई हो जाएगा परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कितना होता है हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा बेस। बेस कितना होता है हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा। आई होप मेरी बात समझे होंगे आप। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो y का वैल्यू है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, और बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा। तो इस वैल्यू नॉलेज को मैं ऊपर लगाता हूँ। तो देखिए ये मोमेंटम है तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक ऐसे और एक नीचे की तरफ। तो अगर मैंने कहा कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, तो आप देख पा रहे होंगे तो ये एंगल आपका कितना मान लिया जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। आपने यहाँ से इस 45 को वहाँ लेके गए, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल लाइन से, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। थीटा अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, तो थीटा इजकल टू कितना होगा 45। ओके, तो ये सामने वाली लाइन, ये सामने वाली लाइन जो है, ये सामने वाली लाइन ये क्या होगी बच्चों, ये क्या होगी आपका आपका ये वाली लाइन क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। साइन थीटा हाइपोटेन्यूस में कौन है मोमेंटम, ये पी है, पी है तो पी साइन थीटा कितना, साइन थीटा कितना है 45, तो ये 45 हो जाएगा P45। देखिए इसके नीचे P45 लिखा है। ऐसे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो बच्चों ऐसे ही P साइन थीटा आ जाएगा और आपका P कॉस थीटा आ जाएगा। इस वाले के दो कंपोनेंट ब्रेक किए हैं। देखिए मैं ऐसे ब्रेक कर रहा था और इस वाले ने ऐसे ब्रेक किए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऊपर वाले के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, और ये थीटा सामने वाला ये रखा है उसने, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये P साइन थीटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा P कॉस थीटा। तो ऊपर वाले हिस्से में इधर वाले की वैल्यू रहेगी इधर और इधर वाले की रहेगी इधर। अब नीचे वाले देखते हैं। तो नीचे वाले में आप देखेंगे जो आपका जा रहा है वो कौन सा है, देखिए। तो इस वाले कैलकुलेशन को आप देख लें एक बार, ठीक है। तो आपका ये वाला इधर से दो कंपोनेंट ब्रेक करेगा तो नीचे वाला परपेंडिकुलर और ये वाला आपका हो जाएगा बेस, तो ठीक है। और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो ये P साइन थीटा और ये हो जाएगा P कॉस थीटा। जब ये वाली ब्रेक होगी तो ये वाली दो कैलकुलेशंस ब्रेक होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग नीचे वाले को जब दो हिस्से में ऐसे तोड़ूंगा तो ये जाने वाला P कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे जाने वाला P साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे जब ऊपर वाली कैलकुलेशन को दो हिस्से में तोड़ूंगा तो आने वाला P कॉस थीटा ये वाली वैल्यू हो जाएगी और P साइन थीटा ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब देख लेते हैं कंपोनेंट्स को। तो चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल कितना होगा, जो भी फाइनल मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल की उसे इनिशियल में से घटा देंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल की फाइनल मोमेंटम क्या है आपकी वर्टिकल की P साइन थीटा, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है। अब देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है और इक्वल अमाउंट है तो दोनों का जो वैल्यू है वो कट के कितना आ जाएगा 0। ओके जी। अगर जैसे कि हॉरिजॉन्टल को देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर एक कंपोनेंट इधर चल रहा है तो दूसरा कंपोनेंट इधर है, तो अगर एक को नेगेटिव माना जाएगा तो दूसरा क्या रहेगा पॉजिटिव। नेगेटिव घटाने के लिए यूज़ कर ही रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका DP कैसे लिखा जाएगा, इसका जैसे ये वाला इसने नेगेटिव माना हुआ है, ठीक है, ये फाइनल वाला है, सॉरी
ये वाला फाइनल वाला है जो इसने नेगेटिव माना है कि भाई नेगेटिव में जा रहा है, और ये वाला इसने माना पॉजिटिव। तो इसने कहा है ये फाइनल है, ये वाला फाइनल है, तो फाइनल में से किसको घटा दो, पुराने को, ठीक है, नेगेटिव। तो आपका जो कैलकुलेशन है वो -2p cos 45 आ जाएगा, जिसमें cos की वैल्यू अगर आप डालेंगे तो आपका कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा। और यहाँ नेगेटिव फोर्स आपको दिखा रहा है कि जो मोमेंटम है वो बॉल से अवे ले जा रही है। तो इसका मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसमें जो इनिशियल मोमेंटम है किसकी, दो वेक्टर की, जो एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो वर्टिकल की चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है, तो इसका मतलब वर्टिकल का मोमेंटम हमेशा सेम रहा होगा। कितना रहा होगा, p sin 45, ठीक है। तो इससे जो भी कैलकुलेशन आएगी p को रख के sin थीटा 45 को निकाल के, तो ये हमेशा सेम आएगी, बस हॉरिजॉन्टल का बदलेगा, जो कि चेंज कितना आएगा, -707। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। कह रहा है एक स्पीड है जो इनिशियली इतनी है, उसका मास इतना है, 4 सेकंड के लिए वो लगी हुई है। तो कह रहा है कि फोर्स टाइम का ग्राफ है जैसे दिख रहा है, तो कैलकुलेट कीजिए इम्पल्स। तो ऐसा एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होगा वो इम्पल्स देगा। तो ये ग्राफ लाइन बन गई है। अब इसमें ध्यान से देखते हैं कितनी शेप बन रही है। एक ट्रायंगल की ये रही, एक रेक्टेंगुलर की है, एक ट्रेपेजियम है, फिर रेक्टेंगुलर है। तो इसका मतलब J = एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द स्लोप या कर्व, ठीक है, जो भी आप कहते हो, स्लोप कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वाला स्लोप का जो भी एरिया है वो होगा। तो इसका मतलब क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे, फिर इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, सभी को सम कर दोगे। इसके एरिया में आपको क्या चाहिए, एक लेंथ चाहिए और एक ब्रेथ चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये दिख रहा होगा 0.15, और यहाँ से इसकी लंबाई दिख रही है कितनी, 3 तक। तो ये वाली साइड 3 मिल गई, ट्रायंगल में ये 3 मिल गई, ये 1.5 हो गई, तो 1.2 1.5 × 3, तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। अब रेक्टेंगुलर के देखते हैं, तो ए बी का जो लेंथ है वो कितना है, 1.5 से 2.5, तो 1 है। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 3, तो 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से, तो इसका निकल जाएगा। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब इसमें दो पैरेलल लाइंस बी सी, ये बी बी डैश और सी सी डैश का सम कर दीजिए, और उसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट में जो 0.5 उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन देखिए। तो इसमें क्या किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड किया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर को, दो को, इन सभी को सम किया है, और इनकी साइड्स यहाँ पर लिखी है, जैसे हमारी निकल के आ रही थी जो 1.5 और 3, ऐसे ही 1 3 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। हाइट का जो कैलकुलेशन यहाँ से आएगा 0.5, ठीक है, ऐसे ही इनका। तो इन सभी कैलकुलेशन को लिया, सम कर दिया, तो ये एरिया निकल गया। ये क्या है, इम्पल्स। अब इसमें वेलोसिटी भी पूछी गई है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमने पढ़ा हुआ है mv-u = इम्पल्स। तो अगर इसे चेंज ऑफ वेलोसिटी कहूँ तो m∇v = कितना हो जाएगा, j, और ∇v कितना हो जाएगा फिर j/m। तो इस वाली कैलकुलेशन को देखते हुए इसका वैल्यू निकाला हुआ है, इम्पल्स डिवाइडेड बाय मास, और जो 4.25 का कैलकुलेशन देता है। तो आई होप यहाँ तक भी क्लियर है आप लोग। फिर करते हैं फाइनल, जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी पूछी है, सॉरी इसकी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी उसमें चेंज ऐड हो जाएगा। तो चेंज ये है, और इनिशियल 5 थी, तो कुल मिला के कितनी है, 9। तो आई होप अब आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो इसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये दिख रहे हैं सभी सॉल्व क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चंस है, ये आपको करने पड़ेंगे। वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं, इनकी हिंट भी साइड बाय साइड दिखाई गई है। तो आई होप, मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन हो जाए। ये यहाँ साइड में भी उनकी क्वेश्चनों की हिंट दिखाई गई है, जो आपको अभी मैंने दिखाए थे। ये SLRO के क्वेश्चन है, ये सभी आपको करने हैं। तो आई होप मैं यहाँ तक का होमवर्क कंप्लीट मानता हूँ। कल मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर, न्यूटन थर्ड लॉ, और इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके ऊपर पूछा क्या जाता है। यहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोग तैयार हैं। अपने फार्मूलेज़ की अपनी लिस्ट बनाइए, वॉल पे लगाइए, ताकि आपको याद रहे। वॉल पे पेस्ट कर लीजिए सभी फार्मूलेज़ को, ताकि ये आपके सामने रहे और आपको लर्न हो सके। कल मिलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ में। थैंक यू वेरी मच। और सभी बच्चे जितने भी ये अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, ये अनसॉल्व क्वेश्चंस के जो पार्ट हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे फेयर में और मुझे सेंड करेंगे। इज़ इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।